आई होप योर पेपर वेंट वेल। और हमने वहीं तक पेपर बनाया था जहाँ तक आपका कवर हुआ है। वो एरियाज चैप्टर 2 में नहीं डाले गए थे जो आपके कवर नहीं हुए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। बच्चों रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मिलके कुछ डिसाइड करना। तो इसके अंदर एक चीज आती है कि भाई आपने अपने यहाँ पर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, क्या क्या आपने डिसीजंस लिए हैं, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, किस चीज़ के लिए? ताकि आप अपने वेरियस इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सको। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो मुद्दे की बात है, एक आया बच्चों 1948 में, ठीक है, और उसके बाद ये पहला था। सो ओके, और in order to keep pace with new developments, in order to keep pace with new developments, India adopted second industrial policy resolution in 1956। देख रहे हो, 8 साल बाद हमारा दूसरा यहाँ पे बच्चों पॉलिसी रेजोल्यूशन आ जाता है। ओके बेटा, अच्छा देखो बच्चों एक चीज समझते हैं। हाँ बच्चों अपने वीडियोस ऑन कर लो सब लोग। ठीक है ना बच्चों? तो 1948 तो एक गया हमारा और 1956 एक गया। अच्छा देखो, अब इसमें एक चीज सिंपल समझने वाली ये है कि हमने 1951 में एग्रीकल्चर वाज टेकन इन द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में 1951 में एग्रीकल्चर लिया गया था, पहला 5 ईयर प्लान। दूसरा 5 ईयर प्लान डिवोटेड था इंडस्ट्री के लिए। ठीक है ना, वो एक चीज है। ठीक है, बच्चों कीवर्ड अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन is the comprehensive package of various policy related to the development of various industries in a country। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन होता है। अब ये हमारे यहाँ, अब ये इन आर कंट्री करता है क्योंकि और कंट्रीज में इसका नाम कुछ और होगा। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, तो इसको आर कंट्री कर दो। पहला 1948 में आया, दूसरा 1956 में आया। और ये तो आपने समझ लिया कि जब 56 में आया तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कर दिया। बच्चों ये कई बार हमने डिस्कस किया, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है ये। हमने कहा जी शेड्यूल ए, ठीक है। शेड्यूल ए के अंदर क्या था बच्चों? 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन इट। इसके अंदर कितनी इंक्लूड हुई थी बच्चों? 17 इंडस्ट्रीज। सर इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम इसमें डाल सकते हैं, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज as per industrial policy resolution। ठीक है,
यहाँ पर हमको क्या करना है, वेरियस इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन बताना है बच्चों। मैंने ये कई बार आपको ध्यान होगा, कई बार मैंने रिपीट किया है इसको, तो जो बच्चे विजिलेंट होंगे उनको ध्यान होगी ये चीज़ और याद भी हो गया होगा, क्योंकि वी हैव नॉट डन इट वंस, वी हैव डन इट आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस, हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है ना, तो याद होगा आपको शायद। तो ये कि लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट अगर हाई होगा तो पक्का याद होगा। शेड्यूल ए, 17 इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इट, all of these industries were reserved for the public sector। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर के लिए थी, इसमें प्राइवेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया था। एग्जाम्पल्स क्या थे बच्चों, लाइक कर देते हैं इसमें। लाइक में हो गया बच्चों रेलवेज, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी बच्चों, ऑयल, और हम कह सकते हैं शिपिंग, और क्या था बच्चों इसके अंदर, हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी था इसमें। ठीक है, तो इतने सारे ये इसके अंदर इंडस्ट्रीज थे, ऐसे करके 17 थे, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत है इतने। देन कम्स शेड्यूल बी। शेड्यूल बी, शेड्यूल है 17, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज थी, पूरा सेंटेंस है ना। शेड्यूल है 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन इट, और शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन इट। नंबर है ये नंबर है, इसको भी मार्क करते हैं बच्चों। शेड्यूल एक गवर्नमेंट के पास थी ना, पब्लिक के पास? हाँ, ये सारी ए वाली सारी की सारी गवर्नमेंट के पास थी, पब्लिक सेक्टर के पास थी। पब्लिक मतलब बच्चों पब्लिक सेक्टर, और जो ये थी, द इंडस्ट्रीज वर टू बी इनिशिएटेड by the public sector and later to be taken up by the private sector। ठीक है, तुमने स्टार्ट कर दिया। लाइक एल्यूमिनियम, आपने 10th में पढ़ा होगा बच्चों, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की। आयरन एंड स्टील के बाद सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट में आती है, अगर आपको ध्यान हो। एल्यूमिनियम हो गया बच्चों, और हो गया फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा रोल था। मशीन टूल्स, और बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं माइनिंग। माइनिंग में भी ऐसा होता था, कॉलरी के अंदर लोग पैसा लगा दिया करते थे, और फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे पेमेंट आता रहता था। कॉलरीज किसकी होती हैं? कॉलरीज होती हैं ये माइनिंग, कोल माइनिंग की। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों शेड्यूल सी के ऊपर। शेड्यूल सी की बात करते हैं, लेट अस डिस्कस शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंदर बच्चों द वेरियस इंडस्ट्रीज हियर वर केप्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आओ, द गवर्नमेंट permission was given in the form of license। लाइसेंस क्या होता था बच्चों? एक रिटर्न परमिशन कि हाँ आप बिजनेस कर सकते हो। देखो कुछ चीज़ें यहाँ छूटेंगी, जैसे मान लो वो कहता है मेंशन द टर्म लाइसेंस, तो लाइसेंस वाज अ परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, हर चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे, कुछ कुछ लाइनें छूटेंगी भी, नहीं तो पूरी बुक की फोटो सेट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो आप एनसीईआरटी और संदीप गर्ग अपने पास जरूर रखो, आप उसे जरूर पढ़ो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद उसको पढ़ो, ठीक है, तभी यू विल बी एबल टू एक्चुअली बी देयर ऑन द राइट ट्रैक। तो बच्चों देखो शेड्यूल सी में क्या है, यहाँ पर सारा प्राइवेट के लिए था, तो यहाँ बच्चों लाइसेंस लेना था, बिना लाइसेंस के
nobody could start business in terms of industries, ठीक है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था. फैक्ट्री तभी पॉसिबल थी जब आप एक लाइसेंस ले पाओ. लाइसेंस के 3 रीजंस थे. एक तो सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्री, एक एक्सपेंशन और एक डाइवर्सिफिकेशन. तो ये अभी हम देख लेंगे. जल्दी से इसको कॉपी कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. सर हाँ जी बेटा. सर ये शेड्यूल ए में आर्म्स एंड एम्युनिशन मतलब क्या होता है? आर्म्स एम्यूनिशन होता है जैसे ये आर्म्स होते हैं ना, बंदूकें वगैरह, ये सब चीजें. एम्यूनिशन ये तो होता है ना, गोला बारूद वगैरह सब जो चीजें होती हैं, ये होती है. ओके सर. बच्चों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, वो ये सब चीजें बनाती है, बुलेट्स वगैरह. तो प्राइवेट में तो दे नहीं सकते थे ऐसी चीज, तो गवर्नमेंट ने ये सब चीज अपने पास रखी. नहीं तो उससे फिर आम लोगों को मतलब है ना, वो एक तरीके से सेफ्टी नहीं रहती उसमें. सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारी चीजें करी जाती है. एक पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं, ये एक इसका एमसीक्यू बन सकता है, इसे लिख लेते हैं. Licenses were provided under the Industries Development and Regulation Act 1951. इसको हटा देते हैं. ठीक है बच्चों, इसका कलर डाल देते हैं. सर पूछो. सर लेकिन जैसे अभी आपने आर्म्स एंड एम्युनिशन वाला पॉइंट बोला सर, लेकिन ये जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन बनते हैं वो बनाते तो वो प्राइवेट कंपनीज है ना, जो हम जिनसे वो इंपोर्ट करते हैं ये चीजें. तो सर फिर इन्होंने अगर बनाती प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ही हैं, तो हमने उसी टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं करा, पब्लिक सेक्टर को क्यों करा? देखो ऐसा होता है कि पहले तो खैर ऐसा नहीं होता था. अब तो आउटसोर्सिंग टाइप हो जाता है, उनको दे देते हैं. अभी जैसे इंडिया में बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, तो एक कंपनी बना रही है, और अभी हम बना के 100 कंट्रीज में, मैंने पढ़ा था कहीं कि हम 100 कंट्रीज में भी भेज रहे हैं. और इंडियन आर्मी जो है बुलेट प्रूफ पहन रही है. तो 1 लाख पता नहीं कितनी जैकेट्स उन्होंने इंडिया के लिए बनाई हैं अभी. तो ये सब न्यूज़ में था. अब ठीक है, तो ये हाँ बिल्कुल सही बात है. और पहले ऐसा नहीं होता था. पहले वो पूरी तरीके से ना गवर्नमेंट ओन्ड ही होती थी. ये भी एक चीज़ है कि अब टेंडर निकलते हैं, उनको मौका दिया जाता है कि ठीक है तुम बना लो. और सर बहुत सारे तो इम्पोर्ट भी होती है आर्म्स एंड एम्युनिशंस. हाँ 70,000 करोड़ रुपीस का तो हम लोग, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, बट क्लोजर टू इट, तो हम तो बाहर से, इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भी तो करता है. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स हम इम्पोर्ट करने में नंबर 1 है. तो वो हम, तो अब इसीलिए हम मेक इन इंडिया की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें बहुत महंगे पड़ते हैं. अभी हमने अपना तेजस बनाया है, तो तेजस में हमने क्या करा, इंजन लगा दिया है, उसके अंदर F-16 का इंजन लगा हुआ है शायद, बाकी हमने सारा खुद बनाया. तो वो, और उसका जो अंदर का लेआउट है वो बहुत ही एडवांस है. तो वो MK2 वर्जन भी बन गया है. वो उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है. प्रोडक्ट लाइन जरूर छोटी है, ज़्यादा नहीं बना पाते हम. अब M का बना रहे हैं. M का जो है वो बॉम्बर है. तो इंडिया ऐसी कंट्री के लिए बॉम्बर बनाना बहुत बड़ी बात है. चुनिंदा कंट्रीज के पास बॉम्बर होते हैं.
बॉम्बर अपने आप में बच्चों इतना सामान लेके चलता है कि मतलब अमेजिंग। तो ये अब आप छोटी कंट्री की मिलिट्री लगा लो, इतना सामान होता है अकेले उसके अंदर बॉम्बर में। तो अब इंडिया अपना छोटे साइज का एम का बना रहा है, तो एम का कितने टारगेट है हमारा, 100 बनाएंगे। अब ये सब चीजें बाहर से हम खरीदते थे तो बहुत महंगा पड़ता, और बॉम्बर वगैरह तो कोई कंट्री देगी भी नहीं। तो ठीक है सर ना? जब हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम पहले भी तो कर सकते थे ये सारी चीजें प्रोड्यूस। बेटा अब ये तो अब बहुत सारी चीजें होती हैं इसके पीछे। तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया को बनाने को। नहीं, गवर्नमेंट के डिसीजन भी होते हैं, सब गवर्नमेंट्स बहुत फास्ट एक्ट नहीं करती हैं, गवर्नमेंट बहुत फास्ट है इस चीज़ों में। और आप देखो ना, बीच में तो एक ऐसा टाइम आया था कि हमने एक भी जेट नहीं खरीदा है, जिससे हमारी एयरफोर्स बहुत वीक हो गई थी। सो एक तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सर हो सकता है ट्रायल्स चलते हैं और फेल होते जाते हो, क्या और फिर क्या सर होते ट्रायल्स चलते जाते होंगे, बट अब फाइनल उन्होंने जो बाहर से मंगवाना होता है ना, डील ही फाइनल नहीं हुई, ये है, डील्स फाइनल नहीं हुई, वही चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, जो रक्षा सौदे होते हैं उनमें आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अब इंडिया ने राफेल लिए, राफेल 36 के करीब हैं, अभी आ जाएंगे, आ चुके हैं शायद, या 31 34 के करीब आ चुके हैं। 54 उन्होंने, और 54 का और बात कर ली है। अब वो रक्षा सौदा अगर दोबारा होता तो उसको दोबारा होने में सालों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस डील को जल्दी क्लोज कर दो, तो वो पूरी पूरी आपके पास फ्लीट आ गई। तो ये ना लचीलापन चाहिए होता है अप्रोच में, सीरियसनेस, लचीलापन, प्रोएक्टिव अप्रोच। अब अभी देखो, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, योर प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू डिलीवर अ स्पीच ऑन यूएन। आपको पता नहीं होगा, बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है इस वक्त। सर पता है। Yes, sir. August. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन इज प्रिसाइडेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सर तो पता है। वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट इस वक्त हो रहा है, और इंडिया इज हैविंग वीटो पावर इन यूएनएससी। तो ये ऐसा पहला पिछली बार हुआ था, करीब 30 साल पहले हुआ था, क्योंकि शिफ्टिंग में आती है, बट तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रिसाइड नहीं किया था। नाउ अब यही चीज़ होती है ना कि आप वहाँ जाते हो, आप टाइम निकालते हो, आप स्पीच देते हो, तो वो सब चीज़ें, कहते हैं ना भाई, हर छोटा एफर्ट जो है वो रिजल्ट लाता है। वहाँ फिर आप जाओगे तो आप 10 हेड ऑफ द स्टेट से मिलोगे, और आपके पास अभी यूएनएससी की मेंबरशिप है, आप अपनी बातों को, प्रायोरिटीज को ओपनली रख सकते हो। जब आप जाओगे नहीं, फोन पे एक होता है मैं किसी के घर फोन पे चला जाऊँ, बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली मिलूँ, फर्क है ना उसमें। तो बहुत सारी चीजें होती है, एनर्जी लेवल। और इंडिया ने कह रहे हैं अभी 1 महीने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीजें बहुत तगड़ी तैयार करके रखी हुई हैं। तो प्रिपरेशन लेवल जो होती है ना, वो यहाँ पे होती है और एटीट्यूड में होती है। अब ये ऐसा नहीं है, पास्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, बट वही वाली बात होती है ना, वो क्लिक कब होता है। जैसे पीटी उषा जैसी तो पहले भी थी हमारे यहाँ, जो बहुत सारे मेडल लेकर आई थी, बट ओलंपिक मिस हो गया था, बट इस बार लड़का लेके आ गया गोल्ड है। तो अब देखो, इसमें ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है, ओलंपिक का जो वर्ल्ड, अब देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इससे भी 10-15 मीटर आगे है, बट स्टिल ही हैज गॉट गोल्ड। तो एक चीज अपॉर्चुनिटी भी होती है, कहते हैं व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स टैलेंट, वो सक्सेस होती है। बस वही वाली बात है बच्चों। सर ठीक है? इसके सर हाँ जी बेटा। सर ये समझ नहीं आया कि ये जो इंडस्ट्रीज जो शेड्यूल बने थे, ये कब बने थे, 1957 या 1948? अब ये है कि 1948 के बाद 8 साल बीत गए, तो पीछे से थोड़ा पेपर वर्क चलता रहा होगा, रिसर्च चलती रही होगी। तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ 1956 रेजोल्यूशन। ठीक है ना, बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ 1956 रेजोल्यूशन होगी। मतलब सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आ गया था 1948 में, बट ये अमेंडमेंट्स किए गए थे 1956। हाँ, ये दूसरा लाया गया फिर, क्योंकि हुआ क्या कि कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक और रेजोल्यूशन की जरूरत थी उस वक्त। ठीक है ना? तो बच्चों देख लिया आपने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, और इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ये आप लाइसेंसिंग का भी देख रहे हो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? एक मिनट, इसको हटा देते हैं। बच्चों मुझे बता देना, और पता है ये चीज भी होती है कि कुछ चीजें अभी हो रही हैं, कुछ चीजें पहले भी हुई थी, तो ये अलग अलग होता है। हाँ, अब चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं, कोई डाउट नहीं है, बट पहले भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, पहले भी आईएम्स बने हैं, है ना, पहले भी एम्स बना है। हाँ, ये है कि अब एम्स बहुत ज्यादा बन गए हैं, पता नहीं कितने हो गए अब तो एम्स। तो ऐसी बात नहीं है, पहले भी बड़ी मेहनतें हुई हैं। ये जस्ट होता है कि
उसकी स्पीड तेज हो जाती है कभी कभी, तो वो अभी स्पीड बहुत तेज हुई पड़ी है, वही चीज़ अब 4-5 गुना स्पीड से हो रही है, आप ये कह सकते हो। और इसका प्रूफ ये है कि आप कभी भी किसी में जाओ, वहाँ पे आप सर्च करो तो आपको वो पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम लोग एक्चुअली में वेबसाइट्स पे जाके सर्च भी नहीं करते, तो हमें थोड़ा पता भी नहीं रहता। न्यूज़ फॉलो करो, न्यूज़ बताएगी आपको कि भाई रोड्स किस स्पीड पे बन रही है, क्या है, तो वो हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड है, मे बी वी आर प्रोग्रेसिंग, हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं एज अ कंट्री, इसको ऐसे लेना चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो इसको मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। ओके, अब बच्चों, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। what is the mention the term license, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा। when was it required, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। so license is the written permission needed by a business, ठीक है ना, by a business to start functioning in a particular industry, ठीक है ना बच्चों। अब इंडस्ट्रीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, कईयों में लाइसेंस नहीं भी मिलता था, बट ये जो शेड्यूल सी वाली थी, इनमें लाइसेंस मिलता था। तो लाइसेंस में होता क्या है बच्चों, लाइसेंस वाज नीडेड टू, कब जरूरत थी, तो आप देखो इसमें एक तो था सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस, पहला देखते हैं। दूसरी चीज है बच्चों सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, दूसरा हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, ये भी मैं लिख देता हूँ, एंटरिंग इनटू अ न्यू फील्ड and adding it to one's business, ठीक है। जैसे मान लो आप पेट्रोकेमिकल्स में हो, आप टेलीकम्युनिकेशन में आ गए, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये लाइसेंसिंग का हो गया, एक उसको नोट कर लेना। नोट कर लो बच्चों। कर लो बच्चों नोट, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। आई होप योर पेपर वेंट वेल, उसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा पेपर से रिलेटेड, ठीक है। इट वॉज एन ईजी पेपर, जो पढ़ा उसी में से था। और यस सर। है ना, अगर आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो फिर बेटा पढ़ाई नहीं चल रही। तो बहुत ही, हम तो स्टेप बाय स्टेप, लेडर बाय लेडर अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं। सो आप
keep your footing strong and keep on adding new lines to your memory. That is how you should Sir, proceed. हाँ जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बता दोगे एक बार? हाँ पूछो। सर पूछो, कैसे 4 ही सबकी बता दो एक बार। हाँ क्वेश्चन क्या था वो बता दो। यस एक सर ये था एक तो हु यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। बेटा बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर। यस सर ये तो इसका बता दो सर। in which state Coast Canal started by British in India? In which year? In which state was the Coast Canal started by British in India? स्टेट में ओडिशा। ओडिशा में सर मैंने वेस्ट बंगाल लिखा था। सर ये वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा नहीं होना तो चाहिए। मैंने दोनों वेस्ट के बीच बंगाल में स्लैश होना ओडिशा लिख दिया। हो सकता है उसका कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में भी जाता हो। आर यू श्योर? वेस्ट ठीक है बंगाल, सर। चाहिए। Yes, Yes, sir, sir, वेस्ट वेस्ट बंगाल बंगाल to था। ओडिशा। वेस्ट बंगाल ओडिशा था ना। हाँ क्योंकि ये देखो दो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, दो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपस में, और ये तो वेस्ट बंगाल का तो प्रिंसिपल मेजरली इट इज ओडिशा। सर मैंने सिर्फ उड़ीसा लिखा है तो वो ठीक है ना? बिल्कुल सही है, मेजरली इट वाज ओडिशा। सर ये इंस्पिरेशन वाले का भी बता दो। From which country did India get inspiration to set 5-year plan system? सर सोवियत यूनियन। यूएसएसआर। सर यूएसएसआर है ना? सोवियत यूनियन, यस, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। एंड सर थर्ड का श्रीलंका होगा ना? श्रीलंका, श्रीलंका भी, सिलोन, रशिया भी, चाइना भी, सिलोन, सिलोन। हाँ श्रीलंका मतलब सिलोन। अगर कुछ ना सूझे तो किसी भी पर्शिया। हाँ पर्शिया। हाँ अगर ये तो वैसे मेजरली गिवन थे, कुछ कभी याद नहीं आए ना तो किसी भी बड़ी कंट्री का नाम लिख दो, कहीं ना कहीं तो सर यूरोप लिख दिया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा पूरा का पूरा यूरोप उठा लिया, ये सही है। हाँ जी सर। कोई ना कुछ तो क्लिक हो ही जाएगा। किसी ने ये तो नहीं लिखा सर दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, ये किसी ने ग्लोब ही लिख दिया। सोलर सिस्टम सर, ठीक है ना, मार्स। चाइना भी लिख सकते हैं ना? चाइना हाँ चाइना भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है सर। सर पर्सपेक्टिव प्लान वाले बता दो कितने इयर्स के लिए होता है? 20 लिखा था। हाँ 20 बिल्कुल। ये सो मैंने 20 to 25 इयर्स हो सकता है। मैं 20 का 20 to 25 हो सकता है, ऐसा लगेगा बच्चे ने एक आध बुक और पढ़ ली है, ठीक है। तो 20 इयर्स, क्योंकि एडिशनल आ गया ना 5 साल, लगेगा बच्चे को नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, ये फीलिंग आएगी, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब बता दो। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो होता है जिससे हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस। सर इकोनॉमिक सिस्टम ही हो गया ना एक तरह से। हाँ तो हमारा देखो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड, ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं जो हमें आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं उन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के लिए। कैसे करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। बच्चों सबने नोट कर लिया होगा, आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर है। ओके तो अब देखो अगला जो हम आएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर आएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो सर एक बार फिफ्थ क्वेश्चन दोबारा बता दो, इंस्पिरेशन वाला। किस कंट्री से मिला था हमको इंस्पिरेशन? यूएसएसआर। सोवियत यूनियन बोल दो या यूएसएसआर बोल दो, ठीक है ना। उस अब बच्चों सोवियत यूनियन, जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आपने शायद बच्चों ने भी पढ़ा होगा, वो पहले था, टूट गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1990 में। तब उसके एक प्रेसिडेंट होते थे गोर्बाचोव, तो उनके टाइम में वो टूट गया था। जब वो टूटा तो इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू रशिया एंड 12 CIS कंट्रीज। जैसे आप देखोगे, कभी मैप पे देखोगे, कभी कभी मैप भी देख लिया करो, ठीक है, डिक्शनरी और मैप कभी कभी देख लिया करो, बड़े काम आते हैं दोनों। तो आप उसमें आप देखोगे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं, और भी है उसमें उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो हैं ये सारी की सारी पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी। बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है लोकेशन वाइज, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसा लगेगा सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन ये देशों के नाम है बच्चों, ठीक है। तो ये सब सोवियत यूनियन के पार्ट है, ठीक है, कभी होते थे। तो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये कंट्रीज अलग अलग हो गई, ठीक है ना। सर अब रशिया है ना? अब रशिया है, और रशिया जो है वो
अभी भी वर्ल्ड का बच्चों सबसे बड़ा नेशन है, ठीक है, इतने डिसइंटीग्रेशन के बाद भी 7 इंडिया उसके अंदर आ सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा उसके पास एरिया, ठीक है ना। वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज तो चाइना और फिर इंडिया, और एरिया वाइज रशिया और कनाडा। तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों एक चीज समझ लो कि हमेशा एक वर्ड याद रखो, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, 3 वर्ड याद रख लो, एक ही मतलब है, एक ही बात है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, लेबर इंटेंसिव है। क्यों? उसके अंदर हम लेबरर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखो एक्स्ट्रा सप्लाई हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में हमारे यहाँ सप्लाई ज़्यादा है लेबर की और डिमांड कम पड़ जाती है। तो डिमांड ज़्यादा हो ऐसी चीज़ होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होने की वजह से दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर 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 फिल इन द ब्लैंक। बताओ बच्चों, आफ्टर, गाना सुना है तुमने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ओलंपिक्स के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है बच्चों एग्रीकल्चर के बारे में। नीरज चोपड़ा की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। देखो मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या है बच्चों, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, 50% वर्कफोर्स आज भी इंडिया की एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, विलेज खादी एंड इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी की सारी बाकी सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। और इनका बेस देखो कहाँ है, टाउन्स में, रूरल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो वाई, सो दे वर इम्पोर्टेंट बिकॉज, बिकॉज तो देखो बिकॉज लिख दूंगा फिर आप खुद ही समझ आना है, बड़े हो गए अब तो मैं इसमें बस वो लिख देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पहला क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया में ना हमें बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगानी, हमें पहले क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। लेबर हमारे यहाँ पे जो चीज़ लेबर को एब्जॉर्ब कर सके, मनरेगा जैसी स्कीम्स में क्या था बच्चों, यही तो था ना, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट नेशनल गारंटी एक्ट, मनरेगा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें बच्चों क्या था, सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी स्कीम्स थी, ठीक है ना। 100 डेज की आपको खाना मिलेगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन वो तो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी, ठीक है। वहाँ यहाँ पे स्कीम्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बिजनेस करने की, बिजनेस की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज are the second largest employer after agriculture in India, ठीक है बच्चों। Since they are labor intensive in nature, they help in creating ठीक है ना, समझ में आ गई बात, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली बात आ गई, ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या है, देखो इंडिया में इन्होंने ना एक कार्वे कमेटी बनाई, 1955 की बात है, समझ लेना, फिर थोड़ा सा इसको लिख लेंगे आगे। कार्वे कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। कार्वे कमेटी ने एक तो क्या करा, जो सीलिंग थी वो बनाई 5 लाख रुपीज, आज की डेट में कितनी है, 1 CR। 5 लाख रुपीज क्या था कि जो इतने भी एसेट्स हैं जो तुम्हारे बिजनेस को सेटअप करने में यूज होंगे, उन एसेट्स की जो वैल्यू होगी अगर वो 5 लाख के नीचे है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आज की डेट में वो 1 करोड़ रुपया है, ठीक है ना, वो एक चीज है। तो ये बात समझ में आ रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरी चीज क्या है बच्चों, कि क्यों इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज कैपिटलिस्ट। देखो बच्चों,
बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के साथ मुकाबला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं कर सकती। क्यों? रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है ना? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज can't compete with the capitalists because of the limited resources और बिजनेस की नॉलेज भी कम होती है, तो वो भी नॉलेज भी इंफॉर्मेशन में आ गई और इंफॉर्मेशन रिसोर्स में आ गया। सो द गवर्नमेंट ने इनको 2 रियायतें दी, सपोर्टेड देम बाय। पहली चीज क्या है बच्चों, कैसे सपोर्ट किया? ए ले लेते हैं। देखो, एक तो ये है कि भाई आप इन्हें कंसेशंस दो। कंसेशंस कैसे होते हैं? जैसे कि बैकवर्ड एरिया में तुमने अगर कोई इंडस्ट्री डाल ली तो क्या करेंगे, तुमको टैक्स बेनिफिट दे दिया और तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिजर्व कर दिया कि सिर्फ तुम ही बना सकते हो उनको, कोई और नहीं बना सकता। पहले लिख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग लिख लो। हुआ बच्चों? देखो, इसमें आप 2 चीज एक मिनट हाँ, मैं साथ साथ बोलता रहूँ या आप लोग नोट कर लो पहले, नहीं तो 2 पिक्चर एक साथ चलेंगी तो नहीं समझ पाओगे, है ना? सर हाँ बेटा, मीनवाइल आप लोग क्वेश्चंस पूछ लो, वो अच्छा है। हाँ बेटा मंदी। सर जैसे कोई बड़ी कंपनी और वो अपनी फैक्ट्री मतलब टाउन विलेजेस वगैरह में डाले तो वो तब लार्ज स्केल में आएगी कि स्मॉल स्केल में? वो लार्ज स्केल में ही आएगी। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि आप कोई फैमिली बिजनेस है, कोई अपनी मीगर या लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, जहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कोई बर्तन बना रहा है अपने लोकल एरिया में, तो उसका सेटअप जो है 5 लाख से नीचे का उसने डाला है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली साइज से डिनोट होती है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो गुड्स हो। सर्विस सेक्टर में भी होता है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसका जो सेटअप है वो यहाँ पर और भी कम होगा, सर्विस में तो और भी कम होगा, मे बी 2 lakhs होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और कम रिक्वायर्ड होती है। तुम्हें याद है, तुमने MSMED एक्ट पढ़ा था 2006, अगर याद हो तो। MSMED एक्ट माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, हाँ, मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट था। तो उसमें अलग अलग दे रखे थे, जैसे 25 लाख, है ना, और 5 करोड़ और 10 करोड़, ये तो गुड्स में था। लेकिन जो सर्विसेज का था वो 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ था। ये अलग अलग होते हैं, सर्विसेज के अंदर कम होता है। तो ये बच्चों ऐसा है कि अगर कोई बड़ी कंपनी कोई अपनी विंग खोलती है, ब्रांच खोलती है, तो वो स्मॉल स्केल में नहीं आएगा, बट वहां पर उसको अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व्ड होगा। जैसे ना पहले कई 500 आइटम्स थे, उन आइटम्स के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती थी। जैसे तुमने देखा होगा पिकल्स वगैरह होते हैं, है ना, मुरब्बे वगैरह होते हैं, हम खाए होंगे आपने, पाइनएप्पल का मुरब्बा खाया होगा। वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व्ड होती थी, इस तरीके के प्रोडक्ट्स। अब वो सब हट गया है, अब वो हटा दिया धीरे धीरे इन्होंने। 1991 के बाद धीरे धीरे इनको लगा कि हमने उनको रिजर्व करके उनकी कैपेबिलिटीज को हैम्पर किया है, तो उन्होंने क्या करा, ये रिजर्वेशन धीरे धीरे हटानी शुरू कर दी। बट सर कई कंपनीज होती है जो कि विलेज में अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है क्योंकि वहाँ पे चीपर लेबर होता है। यस, यही रीजन होता है। जैसे कि केचप बन रहा है, टोमेटो केचप बनाने वाली कितनी कंपनीज हैं, तो वो टोमेटो तो वहीं से आएगा ना। टोमेटो, पोटैटो चिप्स के लिए पोटैटो चाहिए होगा, केचप के लिए टोमेटो चाहिए होगा, तो वहां से वो उठाएंगे उसको, MSP के प्राइस के आसपास उठाएंगे, वो बहुत कम प्राइस पे उठाएंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद प्लांट भी वहीं लगा देते हैं वो, तो वहाँ जॉब भी जनरेट्स होती हैं, ऐसी बात नहीं है, जॉब जनरेट होती हैं उससे। तो बट एक चीज़ है कि
एक तो पक्की बात है ना कि मार्जिन तो बड़ी कंपनी अपने पास रखती है, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा भाई ठीक है, आप इसको डी रिजर्व कर दो, रिजर्व कर दो। तो रिजर्व करने से लेकिन एक चीज देखने को ये मिली कि कुछ सालों के बीतने के बाद भी इन कंपनीज में ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि R&D के लिए पैसा ही नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं होता, तो कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। अब आपने क्या करा, एक इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व कर दिया। स्मॉल स्केल पिछले 30-40 साल से उसके पास सेटअप ही नहीं है कि वो उसके अंदर R&D कर सके, उसको मार्केटिंग कर सके, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले आ सके। तो आपने क्या करा, एक तरीके से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हैम्पर कर दिया। नहीं, आपने कह दिया कि जैसे हम कहते हैं जी, ये वाला सब्जेक्ट तो इसी स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, उस स्कूल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो सब्जेक्ट का क्या होगा फिर। तो इस तरीके से अगर आपने बिजनेस लिमिटाइज कर दिया, रिजर्व कर दिया, और उसमें फिर ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो इसलिए फिर धीरे धीरे डी रिजर्व करना शुरू किया। उससे फिर फायदा ही हुआ है, हालांकि कुछ लोगों को नुकसान जरूर हुआ होगा। सब लोग जा सकते हैं उसके अंदर, एडिशन हो सकता है, बड़े लेवल तक वो जा सकते हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज बढ़ सकता है, वो सब चीज़ें। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बच्चों ये जो वर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये SSI शॉर्टकट लिख दिया मैंने इसको, SSI, ठीक है। मैनी आइटम्स, बच्चों ये 500 के करीब थे, वो रिजर्व, और धीरे धीरे करके ये सारे हटा दिए गए। सर ये एक बार फुल फॉर्म बताना है इसके SSIS की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेटा। सर इसके एग्जांपल्स देना टीचर। हाँ बेटा, पिकल जैसे हो गया, पापड़ का हो गया, पिकल का हो गया, अलमारियाँ हो गई जो गांव छोटे शहरों में देहातों में बनती हैं, ये सब। तो बेसिकली ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये गांव की ही बात हो रही है, शहरों में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत होती हैं। और सर पापड़ वगैरह में तो फिर कैपिटल यूज होता ही है, काफी सारे मशीनरी एंड ऑल, तो जरूरी थोड़ा कि पापड़ में उसमें कम लेबर होता है, यूज हो। पापड़ में कम होता है। पापड़ आप अपने घर पे भी बना सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे मत करो उसको। आप एक दिन में 5000 पीसेस पैकेट्स ना बना के एक दिन में 50 पैकेट बना लो। सर हैंडलूम SSI क्या है? SSI होगा ना? क्या चीज बेटा? SSI SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके। हाँ क्या सर चीज? हैंडलूम SSI में आएगा ना? हाँ हैंडलूम SSI में आएगा। और बेसिकली है क्या कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिसोर्सेज कम है, या बेसिकली ऐसा है, कोई भी चीज इसमें आ सकती है। आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है अगर वो 1 करोड़ से कम है तो, ठीक है ना। और अब तो शायद 5 करोड़ हो गया है, लेकिन बुक में 1 करोड़ दे रखा था, 1 करोड़ ही चलो, मुझे कंफर्म नहीं है 1 करोड़ है कि 5 करोड़ है। मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे मेरे दिमाग में 2 थॉट्स हैं, क्योंकि शायद लेटेस्ट के हिसाब से 5 ना हो गया, बट आप 1 CR ही लिखो, क्योंकि आपके लिए 1 CR ही है, ठीक है ना। एंड अच्छा ऐसा क्यों होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से होता है। पहले तो लोगों की सैलरी 50-60 रुपये होती थी, बहुत, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 50s में, तो 100 रुपये सैलरी होती थी, 150 रुपये होती थी। अब तो 100 रुपये में एक तरफ का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं आता, क्योंकि रुपी की वैल्यू कम हुई है, जैसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसी हिसाब से 5 लाख से उन्होंने बढ़ा के उसको 1 CR कर दिया, ठीक है बच्चों। देन फ्रॉम लार्ज कैपिटल। सर टाइप ऑफ जो लेबर हो गया या फिर कैपिटल हो गया, ये तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना कि वो स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल है? क्या चीज? टाइप ऑफ? सर जैसे टेक्निक हो गई कि लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है। जैसे अगर मैं घर पे भी एक मशीन ले आती हूँ और कोई लेबर नहीं लग रही, तब भी वो स्मॉल स्केल ही रहेगी। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, जो कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है ना, उसके अंदर मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। और वो जैसे ही आप वो मशीन खरीदोगे